मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। से मुतमईन हो। पूरा भारत के गिर्द जो नेबरहुड है, जो उसके हमसाए हैं, उन्हें उनके इक़दामात, हिंदुत्वा सोच और उनकी पॉलिसीज पर तशवीश भी है और सब समझते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के लिए, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। एक तरफ कोरोना की वबा से पूरी दुनिया परेशान है तो दूसरी तरफ भारत सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके खित्ते में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने में मसरूफ़ है और शिकस्त पर शिकस्त दिखा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौजियों ने मुतनाज़ इलाके लद्दाख में LOC की खिलाफ वर्जी की तो चीन ने करारा जवाब देते हुए अफसर समेत 3 भारतीय फौजी मार डाले। उधर नेपाल की सरहद पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ भी रोज़े अव्वल से भारत की शरअंगेजियाँ जारी हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुज़दिलाना हरकत ना की हो। आज भी नई दिल्ली में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा करके सिफारतकारों को धमकियां दी और उन्हें हरासा किया। दूसरी तरफ आज मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, जहां उन्हें कंट्रोल लाइन, मकबूजा कश्मीर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। आला अस्करी क़यादत ने पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया और ISI की अनथिक कोशिशों को सराहा है। और इसी हवाले से आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है कि भारत का हमसायों से टकराव, नतीजा क्या निकलेगा। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, कोरोना से पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार है, लेकिन भारत अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए तमाम सरहदों पर उसने जंग छेड़ रखी है। चीन के साथ तनाव है, नेपाल से झगड़ा चल रहा है और पाकिस्तान से भी टकराव की पॉलिसी। आप ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल क्या देख रहे हैं और इसका नतीजा निकलेगा क्या? पहले तो पाकिस्तान तो आज भी आप देखें कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है, सीज़ फायर लाइन की भारत ने। चाइना के साथ जो मुझे समझ आ रही है, जो स्टैंड ऑफ तो आपको पता है काफ़ी दिन हो गए अब इसको चल रहा है। पहले वो भारतीय फौजी माफिया मांग के वहाँ से निकल गए थे। मुझे लगता है कि अब कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, क्योंकि चीन ने ये कहा है कि 2 बार इन्होंने वो LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो क्रॉस करने की कोशिश की है, सरहद से आगे जाने की कोशिश की है। वो शायद एक थॉट आई हो, मुझे नहीं पता, इसकी तफसीलात तो मेरे पास नहीं है, कि वो उस दिन चूँकि बहुत बेइज्जती हो गई थी और बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट था इंडियन मीडिया पे, वो जो कुछ भी हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए इंडियंस ने भी देखा कि हमारे साथ क्या हुई और उसके बाद मोदी सरकार पे तनकीद शुरू हुई। तो अब कोशिश करके कोई हम थोड़े आगे चले जाएं, कोई थोड़ा इलाका अपना वापस ले लें तो चले हमारी कोई इज़्ज़त बच जाएगी और हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। अब वो तो नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। नेपाल के साथ झगड़ा होना, बांग्लादेश के साथ होना, पाकिस्तान के साथ होना, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है हम तो हमारे जो हालात हैं बयान से ज़्यादा हम कर नहीं सकते और अगर कोई एडवेंचर करे भारत तो उसका जवाब उसको पता है। चाइना का बिल्कुल क्लियर का स्टैंस है। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी फौजी क़यादत की वहाँ पे कंट्रोल लाइन पे LAC पे, तो उसमें चाइना ने क्लियर कट कहा था कि भारत कश्मीर का 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस बहाल करे, उसके बाद बात आगे बढ़ सकेगी। लेकिन वो तासुर यही देते रहे कि जी मामला तय पा गए हैं और अब मजीद कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने देख लिया, अभी इतलात ये भी हैं कि कर्नल समेत 3 फौजी तो उनके मारे गए हैं, को 35 से 40 फौजी लापता भी हैं भारत के। अभी वो नहीं पता कहाँ पे हैं, अगवा हो गए हैं, मारे गए हैं, अभी कुछ नहीं पता। लगता है कि भारत को खासा इसमें नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने इतना तो मान लिया है कि जी ये एक झड़प हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें जो आप बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था और अब बहुत बुरी तरह से खुद आइसोलेट हो गया। खास तौर पे ये जो 4 इंतहा पसंद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का टोला है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है और साथ अजीत डोभाल है, ये इंडिया को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तमाम हमसाया मुल्क इनसे दूर हो गए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश से जिक्र किया। अब इनको जो पहले भी चाइना ने इनको मारा था और 40 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा कर लिया,
अब ये फिर अपने आप को सिर्फ अपनी शेखी करने के लिए, दिखाने के लिए हम बहुत बड़े भारतीय सूरमा हैं, इन्होंने अपने आवाम को गुमराह करने के लिए कोशिश की बॉर्डर क्रॉस करने की। उन्होंने अब ये देखें कि उन्होंने गोली फायर नहीं की, उन्होंने इनको इतना मारा है डंडों से, पत्थरों से, एंड दे सेड कि हम इंडियन घटिया लोगों के ऊपर अपने नौजवान की बुलेट भी दायर नहीं करने चाहते। ये नौबत जिसकी उनकी हेटरेंस है, और एक मेजर और काफी लोग इनके लापता भी हैं, ये बता नहीं, छुपा रहे हैं लोगों से। इशू ये है कि इसके ये चारे इस वक्त ये हैं कि ये जो इनका हाल हो रहा है, पाकिस्तान में तो कहते हैं ना हम घुस के मारेंगे, अब वहां पर चाइना ने इनको घुस के मारा तो ये बोल नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान में आने की इनकी हिम्मत नहीं है। अभी इंडियन प्रोग्राम में था जिस तरीके से उन्होंने कहा जी हम बॉर्डर पे, कराची के बॉर्डर पर आए, हमने वहां से आके बॉर्डर तक हमने जहाज लेकर, तो मैंने कहा भी क्रॉस करना था तुम्हें बताते, 27 फरवरी याद दिलाते। तो इशू ये कि अब ये आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन इस वक्त ये कोई भी हरकत कर सकते हैं अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में और दुनिया को बता दिया कि इंडिया तैयारी कर रहे हैं अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी मुल्की हालात जो खराब हो रहे हैं उनको कवर अप करने के लिए। लेकिन हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी मत समझें। बिल्कुल सही। हम इनका जवाब ऐसा सबक दिलाएंगे कि याद रखेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आमिर साहब, लेकिन सिंपल सी बात है, और वो यही है कि जब इंडिया को वहां मार पड़ रही है तो वो हमारी तरफ प्रेशर बढ़ा रहा है। हमारे हाई कमीशन को घेरे में लिया हुआ है इनकी फोर्सेज ने, और प्रेशर डाल रहे हैं, डरा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान इन हथकंडों से पीछे हट जाएगा, क्योंकि हमने कुछ जेस्चर ऐसे दिए जैसे हमने अभिनंदन को चाय पिला के वापस कर दिया। तो अब ये चाहते हैं कि इनकी ठुकाई इधर से भी हो। पाकिस्तान का मसला सिर्फ एक है एलओसी पर, वो ये है कि दूसरी तरफ भी मुसलमान मौजूद हैं और उनको ये ढाल बना के इस्तेमाल करते हैं। एलओसी पर हमें डायरेक्ट जवाबी फायरिंग चेक करके करनी पड़ती है कि कहाँ पे इंडियन फौजों के मोर्चे हैं, ताकि वहाँ सिविलियन आबादी पे ना लगे, निशाना न लगे, वो नुकसान में न जाएं। जबकि हमारे यहाँ वो बाकायदा करते ही सिविलियन आबादी पे हमले हैं, ताकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़े। तो बहरहाल अब एक ऐसी जंग में इंडिया आ रहा है कि जहाँ पे नेपाल जैसे मुल्क ने भी उसको कह दिया है कि कुछ हिस्से इंडिया के जो हैं वो नेपाल के हैं। तो चौमुखी वाली बात बन गई है कि अब चाइना ने अपना जो काम था कि वो जंग नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब ये उधर घुसे हैं तो चाइना ने बाकायदा मारा भी है और एरिया भी ले लिया है बहुत सारा। तो अब ये इंटरनेशनली बरादरी को आना पड़ेगा, आलमी बरादरी को, और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका का तो काम यही है कि वो दूसरे मुल्कों को शायद देके आपस में लड़वाता है। अब चाइना और इंडिया फिर पाकिस्तान तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। चाइना का माशी तौर पे कितना काम है, इंडिया को खुद पता है कि क्या सिचुएशन है। सिर्फ परेशान करने के लिए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी क़यादत को अब चाहिए यही होगा कि सिफारती सतह पे इस मामले को दुनिया के सामने और अच्छे अंदाज से लेके जाए। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आलमी बरादरी में जाके अपना केस हमें सही तरीके से लड़ना होगा। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि हिंदुस्तान ने इस वक्त जबकि पूरी दुनिया कोरोना के मर्ज की वजह से परेशान है, इस वबा की वजह से जिस तरह हर तरफ महाज खोला है और जिस तरह मार खा रहा है, कि ये हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम दुनिया को बताएं कि देखें हिंदुस्तान जो है वो क्या कर रहा है और इसके अज़ाइम क्या हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान या इस चाइना या नेपाल इस खित्ते के अमन की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान की जो कुटाई हो रही है और जिस तरह उसे नेपाल से और चाइना से जिल्लत का सामना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकबूजा कश्मीर के अगर किसी ने उन गरीबों का साथ नहीं दिया, लेकिन वो पूरे आज़म के साथ और वलवले के साथ जिस तरह हिंदुस्तान की जारहियत के सामने और हिंदुस्तानी दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं। और अब ये इत्तलात आना कि वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में उनकी मदद के लिए कोई इसराइली खुफिया एजेंसी और उसकी अफवाज भी वहाँ पहुंची हैं, तो ये हमें अब दुनिया को खुल के बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही है आमिर साहब ने कि इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला नहीं बनेगा, वफूद तश्कील देने चाहिए, वो सारी इस जारहियत को ले जाके दुनिया को ये बताएं कि ये खाली पाकिस्तान, चाइना या नेपाल का मसला नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के अमन का मसला बन जाएगा।
और जब दुनिया के अमन का मसला बन जाएगा तो जो तिजारत करने वाले हैं या जो मुआशी और इक्तिसादी दुनिया के मफादात हैं वो सारे दांव पर लग जाएंगे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसमें कौमी वहदत हमारी जो है वो तो हम अपनी आज जिस तरह ब्रीफिंग दी गई, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हिंदुस्तान को फौज पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है और सबसे ज्यादा तकलीफ जो है हमारे दुश्मनों को वो ISI से होती है। और मेरा ख्याल है आज जो ब्रीफिंग दी गई है हमारी अफवाज के सरबराहान को, उसमें ये तमाम चीजें सामने हैं कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल खराब होती है तो हम कहाँ पे खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह खाली चाय नहीं पिलाएगा, अगर अब कुछ हुआ तो जूते भी अब बहुत मारेगा। बिल्कुल सही जी। लतीफ़ चौधरी साहब, दुआ मेरा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ख्याल है वो ये है कि चीन और इंडिया की जो कशमकश है ये खासी पुरानी है, कोई नई नहीं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ दोनों मुल्क एक अपनी पैदाइश के दौर से ही एक दूसरे के साथ उनके इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए, तो इसी तरह चीन के साथ भी उनका एक बड़ा पुराना कशीदगी चली आ रही है। हालांकि पहले एक हिंद चीनी भाई भाई का भी एक बहुत नारा था, लेकिन उसके बाद फिर जब मफादात का टकराव शुरू हुआ तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले गए, क्योंकि एक उनके दरमियान एक ट्रेड वॉर, माशी तौर पे भी दोनों मुल्क एक अपने लिए मंडियों की तलाश में है, रूट्स की तलाश में है, और दुनिया में जो मफादात की जो एक लड़ाई होती है वो बड़ी बेरहम होती है। उसका आगे जो साइन बोर्ड है वो उसका कुछ भी रंग हो, तो इसलिए ये एक पाकिस्तान के लिए जो एक सूरत हाल है वो अपने मफादात पाकिस्तान ने देखने हैं कि हमने इस सारी सिचुएशन के अंदर हमारा क्या एक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब भी दो कुव्वतें लड़ रही हैं, ये हमारा जो साउथ एशिया है इस वक्त यहाँ पे 3 तो एटमी मुल्क हैं। चीन भी एक एटमी मुल्क है, इंडिया भी एक एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान के पास भी एटमी बम मौजूद है। और इस खित्ते के हालात, अफगानिस्तान और ये वो भी सिचुएशन यहाँ पे है, और एक तजारती लड़ाई भी उस पर चल रही है। जब से मनमोहन सिंह के दौर से ये काम शुरू हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ वो गए हैं, और चीन भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उनका सिस्टम वन पार्टी रूल और एक कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर चल रहा है, जबकि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। उनकी तरजीहात में थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है। लेकिन अब अमेरिकन का, इजरायली और वेस्टर्न यूरोपियन जो हैं उनके अंदर एक माशी तौर पे चीन और इंडिया के साथ उनका एक अलायंस है। इंडिया की ये कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से जो उसका वन बेल्ट वन रूट का जो चाइनीज़ एक मॉडल है वो उसमें अपना शेयर ले, ये नहीं कि वो उसको नाकाम बनाना चाहता है, उसमें अपना शेयर बढ़ाना चाहता है। देखिए जो ब्रिक्स उनका चाइनीज बैंक जो बना है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में, उसमें भी इंडिया मौजूद है। ऐसा नहीं कि वो मौजूद नहीं है, और दोनों मुल्कों के दरमियान एक तजारती तल्लुकात भी बड़े उसी तरीके से जारी हैं। तो ये जो एक लड़ाई है ये रूट्स के ऊपर लड़ाई है, और इंडिया चाइना इंडिया में 2 तरीके से हमलावर है। ठीक है, वो नजरियाती तौर पे भी एक उस पर उन्हें इरिटेंट पैदा कर रहा है। नेपाल में उनके आंध्र प्रदेश में जो माओइस्ट बागी हैं उनको वो एक नजरियाती ग़ज़ा भी फराहम कर रहा है। तो ये सूरत हाल जो है इस पे ऊपर पाकिस्तान के लिए ये अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ को इनको देखना चाहिए कि हमें नॉर्थ वेस्ट में भी एक बहुत स्ट्रिक्ट और कड़ी निगरानी का निज़ाम रखना चाहिए, और अपने इंडिया के साथ भी अपने मफादात को लेके चलना चाहिए। इंडिया चीन लड़ते हैं, वो बेशक लड़े, लेकिन उनके जो हमारे ऊपर जो असरात आने, हमें वो पॉलिसी लेके अपनी चलनी चाहिए कि हमने इंडिया के साथ कैसे चलना है और चीन के साथ कैसे चलना है और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। फैसल हुसैन साहब, देखिए बड़ा जहाँ इसमें एक तनाव है, कशीदगी है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी है कि जिस जगह ये पाकिस्तान और भारत में जहाँ लड़ाई तो तनाव रहता है तो आए दिन जो है दोनों तरफ हलाकतें होती रहती हैं, लेकिन ये चीन और भारत में जिस मुकाम पे तनाव चल रहा है, तनाव अगरचे जैसे लतीफ़ चौधरी साहब कह रहे थे बहुत पुराना है,
लेकिन ये हलाकत का जो वाकया हुआ है ये 45 साल के बाद कोई इधर कोई हलाकत का वाकया हुआ है। अच्छा, इन दोनों हुकूमतों के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प माहिदा भी हुआ है कि इस मुकाम पर जो है दोनों फौजें जो हैं वो हथियार, उनके जो फौजी होंगे उनके पास हथियार नहीं होंगे। कुछ अफसरान को हथियार रखने की, बंदूकें रखने की इजाजत होती है, लेकिन उनकी नाल जो है वो उस एग्रीमेंट के तहत वो नीचे की तरफ रखने के वो पाबंद हैं। तो अभी भी जैसे वो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि डंडों से और हाथों से मार मार के जो है उन्होंने भारतीय फौजियों को कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया, तो आज भी इतने तनाव कशीदगी के बावजूद भी जो है वो दोनों फरीकैन ने जो है असले का इस्तेमाल नहीं किया और इस पे जो है चीन का जो है पल्ला जो है वो भारी रहा। अच्छा, अगरचे भारत ये दावा कर रहा है कि उसने चीनी फौजी भी मारे, चीनी मीडिया इस हवाले से खामोश है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भारतीय दावे की तस्दीक नहीं कर रहा कि वहाँ कुछ चीनी फौजी जो है वो हलाक हुए। बहरहाल भारतीय मीडिया ये भी एक मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पर भारतीय हुकूमत की भी तनकीद भी कर रहा है। उसका ये मौकफ है कि भारत इस मामले में जो है वो अमेरिका के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और जो चीन की जो मंडी है, भारत में जो 1 अरब 25 करोड़ लोगों की जो मंडी है वो उसको अमेरिका छीनना चाहता है, तो भारत जो है वो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सूरत-ए-हाल जो है बड़ी जो है एक तरफ तो यहाँ कशीदगी बढ़ रही है, दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो मुज़ाकराती अमल भी जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त तक की तारीख में इस वक्त तक जो है वो चीन का पल्ला जो है मुकम्मल तौर पर भारी है और जिस इलाके में भारतीय फौजी तामीरात करने की कोशिश कर रहे थे वो इलाका जो है वो चीन ने जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इस हवाले से चीन का पल्ला ना सिर्फ भारी है, भारत को जो है वो मुखी खानी पड़ रही है। यही सूरत हाल जो है वो नेपाल की है। नेपाल, जबकि नेपाल और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेपाल के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी कंट्रोल करती है, लेकिन नेपाल की हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त जो है काम किया और भारत के इलाकों में को अपने नक्शे में जो है नए नक्शे बना के जो है जाहिर कर दिया। ये भारत की हर मुल्क से जो लड़ने की जो पॉलिसी है, ये जो भारतीय की मौजूदा जो हुकूमत है, जो एक खब्तुल हवास हुकूमत है, एक जहनी माजूरों की जो हुक्मरान उस वक्त आ गए, ये भारत को तबाह कर रही है। तो हमें और आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत जो है इंशाअल्लाह रहमान अपनी मौत आप ही जो है जाहिर है ऐसी से भारत को खुद भी नुकसान होगा। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल हमने बात की थी कि कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान का जो लॉकडाउन है, जो तरीक़ाकार है, वो कितना मौसर है। आज हम सवाल रखेंगे कि कोरोना के खिलाफ जंग में जो मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया है पाकिस्तान के, वो कितना मौसर होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने उस पर काम नहीं किया। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। पाकिस्तान में कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर हो गया और हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 111 अफराद तकरीबन जाँ भाग हो गए हैं और हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए सिलेक्टेड लॉकडाउन की पॉलिसी शुरू कर दी है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मखसूस शहरों के मुतासरा इलाके आज रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। ताहम इन इलाकों में सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा ने आवाम के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मायूसी का इजहार किया और दो टोक अल्फाज में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि SOPs पर अमल कराने के लिए अब गवर्नमेंट खुद एक्शन लेगी। इसी मुनासबत से हमारा दूसरा और बड़ा सवाल है। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा ने कह दिया कि सारा कसूर अवाम का है, अब चूंकि सिलेक्टेड लॉकडाउन होगा, कुछ एरियाज जहाँ पर ये वबा ज़्यादा फैल चुकी है वहाँ पर लॉकडाउन होगा। आप समझते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में सिलेक्टेड लॉकडाउन कितना मौसर साबित हो सकता है? देखिए, अगर लॉकडाउन इतना ही मौसर नतीजा खेज साबित हो रहा होता तो अब दुनिया जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म नहीं कर रही होती। अगर दुनिया ने लॉकडाउन को ख़त्म कर रही है तो इस बात है दुनिया जो फैसले कर रही है वो साइंसी बुनियादों पे कर रही है। हमारी तरह वो जो अपनी अकल पे मातम नहीं कर रहे वो लोग। हमारा तो कोई भी फैसला जो है वो साइंसी बुनियाद पे नहीं हुआ। अगर अब ये लॉकडाउन
जो ये कह रहे हैं कि SOP को लोग फॉलो नहीं कर रहे, वही जो वाली बात कि आप सारा मलबा जो है वो एक आम आदमी के ऊपर डाल दें कि आम आदमी की वजह से जो है वो फैल रहा है। इसमें जो इस पर सूरत हाल जितनी भी खराब हुई है पाकिस्तान में, इसमें 100% जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है। आज की आपसे मिसाल देखें कि इतनी बड़ी एक तबाही मची हुई है, वबा इस वक्त ने पूरी पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो और वज़ीर आला सिंध को ऑफिशियल इस बात की इत्तला ही नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उनके सूबे में आ रहा है। सिंध के वज़ीर आला को जो है मीडिया के जरिए इस बात की इत्तला मिली है कि वज़ीर आज़म साहब जो है पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो है वो आ रहे हैं और उसमें वो सियासी मुलाकातें भी करेंगे। ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म का रवैया मिजाज है, तो इसको हम जिम्मेदाराना रवैया कहेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया कहेंगे। सादिया जो ये डॉक्टर राशिदा साहिबा हैं, इनसे इस बात की भी पूछना चाहिए कि आपके वज़ीर आज़म का क्या रवैया था। खुद पहले तो बोलते थे, उन्होंने आम आदमी को इस बात की तबलीग की है, तो आम फिल्लू है, इसमें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जो है वो सही हो जाएगा। तो अगर आज ये SOP की बात कर रही है, मास्क की बात कर रही है, दुनिया और साइंस जो है मास्क को किस तनाजुर में देख रही है। सड़क के ऊपर कोरोना कितना लग रहा है, घर के अंदर कोरोना कितना लग रहा है, एयर कंडीशन कमरे में कोरोना कितना लग रहा है, जो पंखा खुला हुआ है, खिड़कियां खुली हुई हैं, उसमें कोरोना कितना लग रहा है। इनको इस चीज की भी वजाहत करनी चाहिए ना। आप हर चीज का मलबा जो है आवाम के ऊपर जो है वो नहीं गिरा सकते। हुकूमत इस सारे मामले में सबसे ज्यादा किसी ने गैर संजीदा किरदार अदा किया। ये ठीक है, आवाम से भी गलतियां हुई होंगी, ठीक है, आवाम ने भी जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ वो हुकूमतों की तरफ से हुआ, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, सूबाई में, और वफाक का जो है गैर जिम्मेदारी में जो है वो ज्यादा उनका हिस्सा है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया फैसल साहब। जी हाफिज ताहिर साहब। बात यह है कि सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी तो ये है कि अभी तक आप एक बयानिया मिलके कौमी नहीं बना सके कि ये एक वबा है और इस वबा से हमने बचना कैसे है। कोई कहता है ये साजिश है, कोई कहता है कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ यार ये साजिश है या वबा है। अगर साजिश है तो फिर तो और ज्यादा बचना चाहिए था, वबा है तो फिर भी बचना चाहिए। तो हुकूमत के आधे वजीर कहते हैं जी मसला ही कोई नहीं है, हमारे तो जनाब जो हमारा ख्याल था इतने मरेंगे, अभी तो इतने जिंदा हैं। और एक वजीर कुछ कहता है। तो खुदा के लिए अभी जिस तरह बताया कि वजीर आजम साहब सिंध जा रहे हैं, लेकिन वहां वजीर आला सिंध को पता ही नहीं है। तो ये इससे बाहर निकलो। ये एक एक फर्द का आपसे इस दुनिया में तो मुमकिन है कोई हिसाब ना ले सके, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ताकतवर जो है वो कहते हैं हिसाब नहीं हो सकता उनका। लेकिन जो आखिर में अल्लाह के पास जाना है तो वहां तो जवाब देना होगा ना। ये जितने लोग मर रहे हैं इनमें बेएहतियाती अगर कल कर रहा है तो वो भी जवाब दे। देखे बेएहतियाती करने वाला खुदकशी कर रहा है और अगर उससे किसी और को लगे तो वो कत्ल कर रहा है। ये फतवा भी आ चुका है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, हम अपने इस प्रोग्राम से भी अवाम से भी अपील करते हैं कि अगर हुक्मरान संजीदा नहीं तो तुम ही अपनी जिंदगी के लिए संजीदा हो जाओ। ठीक, बिल्कुल से आप कह रहे हैं कौमी बयानिया तक हम नहीं बना सके। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि ये एक अभी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। व्हाट एवर हैज हैपेंड, आई से कि इस वक्त मीडिया को, गवर्नमेंट को चाहिए कि मीडिया के थ्रू लोगों को हिफाजती तदाबीर के बारे में बड़ी सख्ती से बताएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट कि जो घर से बाहर निकले ही हैज टू इंश्योर कि इज वेयरिंग मास्क और उसके साथ जो है वो अपना सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं और जहाँ ऑफिस में जाते हैं सैनिटाइजर होना चाहिए या डिसइंफेक्शन अरेंजमेंट होना, यहाँ तक तो हो गया। गवर्नमेंट की जो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आवाम को सबसे तकलीफ है कि अगर कोई बीमार होता है तो वो उस लोकल एरिया के कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पर कितने बेड अवेलेबल हैं और इमरजेंसी के लिए क्या करना है, ये नंबर पता होना चाहिए सबको। नंबर 2, ये जो ऑक्सीजन मास्क है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2500 का मिलता है, ये इस वक्त 10 से 12,000 का मिल रहा है। इट इज जुल्म की इंतहा में बताओ। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का काम है। लाइकवाइज जो इंजेक्शंस हैं वो ब्लैक में मिल रहे हैं। आपने आगा खान का देखा कि उन्होंने किस तरीके से 15 लाख का बिल बनाया हुआ है 1-2 दिन का। ये चीजें जो है ना, ये तो कम अज कम हमें एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस चाहिए जिसका फुकदान है इस वक्त। आई थिंक ये चीजों में हम ठीक करें तो हम काफी आगे निकालेंगे। बिल्कुल जी। आमिर साहब, देखिए अगर अवाम का रवैया गैर जिम्मेदाराना है तो हुकूमत ने कौन सी जिम्मेदारी दिखाई है। जब आप खुद कंफ्यूजन का शिकार हों और बार बार कहें कि हमारा ये लॉकडाउन, पूरी दुनिया में कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन ने कामयाबी से इस कोरोना को शिकस्त दिया है। फिलहाल पहले मरहले में कहें कुछ भी कहें, फ्रांस में जैसे अब उन्होंने खोल दिया सब कुछ,
तो हमारे यहाँ तो हर चीज में ढिलमिल काम चल रहा है, हम सोचते नहीं हैं, बोलते पहले हैं। अब लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ने बंद किया, अब लाहौर आज जैसे बंद हो रहा है तकरीबन पूरा लाहौर बंद हो जाएगा। इस्लामाबाद के एरियाज हैं, मुख्तलिफ बड़े शहरों की रिपोर्ट आ गई NCOC की। अब तो होना ये चाहिए था कि चाहे जो कुछ भी हो आप सख्ती से सारा मुल्क बंद करें, टेस्ट जितने कर सकते हैं करें, ताकि ब्रेक तो आए ना। अब ये मखसूस हॉटस्पॉट्स में ब्रेक लेके तो क्या बाकी जगह पे रुक जाएगा, वहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ ये हॉटस्पॉट्स में कुछ ब्रेक आएगी तो ये बड़ा नेशनल लेवल पे फैसला करना चाहिए। मैंने कल यही बात कही थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इस पे बैठना चाहिए। ये इस तरह नहीं चल सकता काम, इस तरह ठीक नहीं होगा। और जो हलाकतों के अंदाजे असद उमर साहब बता रहे हैं, जो दुनिया बता रही है हमें और जो दुनिया का तजर्बा किया, अल्लाह ताला बचाए हम सबको, ये बहुत मुश्किल काम है और हम इसको हल करने की तरफ नहीं जा रहे बल्कि और बिगाड़ रहे हैं। जी अयाज खान साहब मुझसे पूछिए आप। जी बिल्कुल आपसे। मुझे हैरत हुई आपने मुझसे क्यों पूछा, किसी जाहिल आदमी से तो सवाल ही नहीं करते होते। मेरे सूबे की वज़ीर सेहत कह रही हैं, क्योंकि मैं बॉर्न लाहौरिया हूँ, वो कहती हैं लाहौरिया जाहिल हैं। चलें आज आपने हक अदा कर दिया, वैसे अजीब सी मखलूक है, इनका तो समझ ही नहीं आती। तो अगर मैं अभी तक बचा हुआ हूँ तो मैं वो जो SOPs जो आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो SOPs होते क्या हैं, आप उनको आम जुबान में समझाते भाई कि किस तरह से बचत करनी है अपनी। पहले तो आपका स्लोगन ही गलत था कि डरना नहीं लड़ना है, लोग लड़ने निकल पड़े। आपने क्या किया, ये सिलेक्टेड लॉकडाउन पहले भी करते रहे, जब शुरू में लॉकडाउन था उसके असरात आते रहे, लेकिन फिर बीच में आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि कोई बात नहीं। अब हमें तो और तो कोई कहीं से उम्मीद नहीं है। आज वो BBC ने एक अच्छी खबर दी है कि एक दवाई आ गई है। अब इनसे ये जो मुझे जाहिल करार देती हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है और वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि खुदा के लिए वो दवाई अब अभी से महंगी होनी शुरू हो जाएगी और गायब होनी शुरू हो जाएगी, उस दवाई को बचा लें। क्योंकि जब जैसे जैसे खबर पहुंचती जाएगी कि जी उन्होंने, अच्छा ये एक तो ये है कि अब पता नहीं को अमेरिका या बरतानिया में जो दवाई असर अंगेज हो रही है वो यहाँ होती है या नहीं, ये भी बात का इशू है। लेकिन एक चले रे ऑफ होप है, लेकिन यहाँ होता ये है कि वो 2000 की चीज़ 20,000 पे फौरी चली जाती है। अगर 20 रुपए की गोली है तो यकीनन वो 2000 में मिलेगी। तो ये काम ही सिर्फ कर लेना, बाकी हम जाहिल अच्छे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा हमें जहालत के उस पर फायज कर दें, लेकिन ये काम तो ज़रूर कर दें। लतीफ़ चौधरी साहब, आपको ऐसे काम जो कि इस वक्त इफ़ेक्टिव हो सकते हैं होते नज़र आ रहे हो, ये सिलेक्टेड लॉकडाउन आपको लगता है काम कर सकेगा? देखें, दुआ के जो इक़दाम आपने मुझसे पूछा, आप उनसे बखूबी ख़ुद भी आगाह हैं और सारे ही हमारे जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे ही उससे आगाह हैं। तो इसके बारे में जो अब सिलेक्टेड लॉकडाउन है उसके बारे में तो वो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो एक शेर है, इस वक्त मुझे हो सकता है एग्जैक्ट मैं ना बोल सकूँ, तो माफ़ कीजिएगा जो सुनने वाले भी हैं, कि सुना है कि उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चले बात करके देखते हैं। थोड़ा आगे पीछे कर दिया आपने, मैं भी ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शायरी से इतना वो है। तो बहरहाल बात असल में तो हकायत के तौर पे एक समझाने की होती है। तो आपने जितने पहले कुछ किए हैं, बोंगियाँ मारी हैं, तो अब ये भी एक बोंगी मार के देख लें कि कैसे आप इक़दाम करते हैं। अवाम तो मर ही रहे हैं, तो उनका मरने का सिलसिला तो वो जारी रहेगा। तो अब जहालत का जो तमगा अयाज साहब ने अपने नाम पे लिया है और इन्हें जो वज़ीर साहिबा ने जो दिया है, तो अब इनको शायद अब अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अब मैं तो यही कहूँगा होर PTI ਨੂੰ वोट पाओ। मगर वो तो पहले ही समझते ही अवाम को, पूरी को, अकेले लाहौरियों को नहीं, पूरी अवाम को ही अल्लाह के फजल से वो इसी तरह ही समझते हैं। तो हम सब उनकी नज़र में एक जैसे ही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अयाज खान का पॉइंट भी बड़ा वैलिड कि बहुत से ऐसे माफियाज हैं जिस मेडिसिन का कहा जाता है वो महंगी हो जाती है। सना मक्की एक कहवा मशहूर हुआ सोशल मीडिया पर, वो 100 रुपये था तो 2035 हो गया। बहरहाल अल्लाह ही हाफिज़ है। राय आप जान चुके हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम सवाल रखेंगे तीसरा कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज को लगाम डालने में नाकाम क्यों नजर आती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का बहरान है। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस भी लिया, तहकीकाती कमेटी बनाई, जिम्मेदारों का तयन भी हो गया। ताहम अभी पेट्रोल माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई एक्शन ना होने पर आज वफाकी काबीना के इजलास में भी गर्मा गर्म बहस हुई और वज़रा ने मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर पर सवालात की बौछार कर दिया। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। कुछ दीगर माफियाज का आप जिक्र कर रहे थे अभी जो हमारा सवाल है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज को लगाम डालने में आपके खिलाफ आपके ख्याल में नाकाम क्यों है? भाई ये इर्द गिर्द तो बैठे होते हैं इनके जो ये माफियाज हैं। ये बस हमारे लिए और आपके लिए बयान है कि जी बस लगाम डालेंगे और बस ख़त्म हो जाता है। वो कमेटी बनती है, नाम आ जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई पता नहीं कहाँ हो रही होती है। शायद कहीं मरीख पे हो रही होती है, यहाँ तो नहीं होती। जी लतीफ़ चौधरी साहब। दुआ, इस मौके पे तो मैं जो अपना शेर था बोला उसकी तस्सीह चाहूँगा जवाब देने से। ये अहमद फराज साहब की गज़ल का एक शेर है और वो दुरुस्त जो है वो इस तरह है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो बाकी आपके सवाल का जो जवाब है वो तो अयाज साहब ने दे दिया, और जिस तरह का उनका जवाब है तो वही मेरा जवाब ठीक हो गया। जी हाफिज ताहिर साहब। बात ये है जी कि ये पेट्रोल या चीनी या आटा ये महंगा करने वाले और इन पे कंट्रोल करने वाले अगर ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है तो फिर क्या इख्तियार में है? लोगों को ताने देना, अवाम को। ना आप कोरोना का मामला हल करें, ना आप पेट्रोल का मामला। पेट्रोल में वजीर आजम साहब ने क्या एक्शन ले लिया जी? जरा वो बताए ना कि ये एक्शन लिया था, ये हुआ। बिल्कुल तो जो जिन्होंने आगे से करना है, अगर वो इतने नालायक हैं कि वजीर आजम के हुक्म को अमल नहीं करा सकते तो उनको फारग करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, आपका पॉइंट आ गया हाफिज ताहिर साहब। जी आमिर साहब। सिंपल सी बात है, ये हुकूमत नोटिस लेती है, रेड नोटिस इशू करती है, और आज 16 तारीख है, ये पेट्रोल सस्ता करके दस्तयाब नहीं करा सकी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी कम हुई कि कौन सी चीज है जो उसकी वजह से इन्होंने सस्ती कराई? लिस्ट बना लें कि पेट्रोल महंगा होने से कितनी चीजें महंगी हुई, डीजल महंगा होने से, सस्ती होने के बाद कुछ नहीं। हुकूमत अमल दरामद के नाम पे सवाए कैबिनेट से ये प्रेस रिलीज इशू होने के या रिपोर्टर दे लेते हैं कि एक आधा वजीर दिल हल्का कर लेता है कि जनाब देख लें, पूछ लें, हो सकता है उन्हीं की कोई पेट्रोल की चेन हो, उसको भी पेट्रोल ना मिल रहा हो, तो इसलिए गिला शिकवा कुछ लोगों ने कर दिया। लेकिन अमल दरामद नाम की हुकूमत में कोई चीज नजर नहीं आ रही। फैसल साहब। सब आप ये सवाल तो आप जिससे भी पूछेंगे आपको हर तरफ से है ना एक ही जवाब मिलना है। कोई भी आप शोबा उठा लें, किसी भी चीज़ की कीमत उठा लें, कीमत तो जो है वो कम हो ही नहीं रही, कीमत तो है बढ़ती चली जा रही है। वयाज साहब वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जब जितने जो शोबे हैं उनकी माफियाएं जो है उनकी तो हुकूमत है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं की है, माजी की हुकूमत भी उन्हीं की होती थी, तो बस ठीक है, इसी तरह सिस्टम चल रहा है। जब माफियाओं की हुकूमत होगी ज़ाहिर है उनके मफादात को कौन नुकसान पहुंचाता है? हमारी और आपकी इस पूरे खेल में कोई औकात तो है ही नहीं। जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ, सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी, जजा और सजा। अगर 2-3 लोगों को जिन्होंने अभी होर्डिंग की है ये माफिया, इसको सजा हो जाए और लोगों को पता चले, एंड इट शुड बी लेसन फॉर अदर्स एज डिटरेंस। यही एक इलाज है इस कौम का, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी इनका इलाज है, बाकी राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिएगा। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।